नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। तो आज का टॉपिक होगा, बात करेंगे प्राचीन, दक्षिण और पूर्व भारतीय साम्राज्यों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, चौल राजा जिसने गंगईकोंड चौल की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रथम, चौल वंश के महानतम शासक। तो ये राजा चौल के क्या थे? पुत्र थे, और 1014 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। कहा जाता है कि पिता और पुत्र ने कुछ साल संयुक्त रूप से क्या किया था? शासन किया था। और इन्होंने अपने पिता की नीति अपनाई थी, विजय और विलय की। विस्तारवाद की नीति भी इन्हीं से संबंधित है, और इसी कारण इन्होंने सिलोन से लेकर, अगर देखा जाए, सिलोन बोला जाता है श्रीलंका को, और मलय प्रायद्वीप जहाँ पर आपका मलेशिया वगैरह आता है, मलेशिया और सिंगापुर वगैरह आता है, तो वहाँ तक इन्होंने शासन जमा लिया था। तो लिखा, विजय प्राप्त करने के बाद पांड्य और केरल देश को चौल पांड्य की उपाधि के साथ चौल राजा के अधीन एक वाइसराय के रूप में गठित किया गया था। अच्छा, मुख्यालय अगर देखा जाए तो उनका मदुरै में था, मदुरै तमिलनाडु में। अच्छा, आगे देखा जाए तो पाल शासकों को भी इन्होंने हरा रखा है। तो कलिंग के माध्यम से आगे बढ़ते हुए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर हमला किया था। 1022 ईस्वी में पाल शासक महिपाल को हराते हैं, और पर उत्तर भारत क्षेत्र नहीं लेते। और इसी के बाद क्या करते हैं कि गंगा के चौल विजेता के रूप में एक उपाधि धारण करते हैं, जिसे बोलते हैं गंगई कौंड चौल। वो उपाधि धारण करते हैं। कावेरी के मोहनी के पास नई राजधानी का निर्माण करते हैं, जिसे नाम देते हैं गंगई कौंड चौलपुरम, मतलब गंगा के चौल विजेताओं का शहर। इसके अलावा मलय प्रायद्वीप हो गया आपका, वहाँ पे श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। सुमात्रा जावा हो गया, पड़ोसी द्वीपों तक इनका साम्राज्य फैल जाता है। और चीन के लिए जो विदेशी मार्ग रहता है उसे भी क्या कर देते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, राजनीतिक और व्यावसायिक उद्देश्य बनाने के लिए चीन के साथ दो राजनयिक मिशन भी भेजते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं कौन? राजराज चौल, पिता आते हैं। तो लिखा हुआ है, इनका मूल नाम था अरमोली वर्मन। 985 ईस्वी में शासन करते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये परांतक द्वितीय के थे, उत्तराधिकारी थे। ये आप याद कर सकते हैं। कुशल बोल सकते हैं, एक कुशल सेनानायक थे। स्थायी सेना उन्होंने अपने पास रखी थी। नौसेना बहुत गजब की थी चौलों की, आपने याद रखना है। और ये पहले वो शासक थे जो सिलोन की तरफ, आपका श्रीलंका की तरफ क्या करते हैं? कब्जा जमाना स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी जो बोल सकते हैं नॉर्थ श्रीलंका था, उस पर कब्जा मार लेते हैं। और वहाँ के शासक महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन रहता है, यहाँ पे महेंद्र भी लिखा हुआ है, महेंद्र वर्मन, उसको हराकर उत्तरी सिलोन पर कब्जा जमा लेते हैं। मालदीव पर भी इनका कब्जा आ जाता है, जो आप जानते हैं भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं तो राजराज चौड़ ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराज मंदिर का निर्माण कराया था, जो एक शिव मंदिर है। 1010 के आसपास इसका करवाया गया था। देखने को मिलती है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मारा विजयोत्तुंग वर्मन को नेगापट्टम में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। इस विहार को श्री मारा के पिता के नाम पर चूड़ामणि विहार कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। तो अगर देखेंगे, चौलों का शासक यहाँ पर था, और उनकी प्रमुख राजधानी थी उरयूर। इधर देखेंगे तो चेर थे, जिनकी राजधानी मुछीरी, और पांड्य की राजधानी थी मदुरई। अच्छा, नेक्स्ट आता है, चौलों ने भारतीय संस्कृति और विरासत को फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत विदेशी साम्राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। और चौल राजा भारतीय संस्कृति, धर्म और विरासत के बारे में भावुक थे। बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा दो, दोनों ए और आर सही है, लेकिन नहीं, ये वाला आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लिखा हुआ है, चौलों ने भारतीय संस्कृति और विरासत को फैलाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के एक मजबूत विदेशी साम्राज्य स्थापित किए थे। मतलब दक्षिण, जहाँ पर आपका क्या आता है, आसियान नेशन आते हैं आज की डेट में, वहाँ पर। बिल्कुल सही है, क्योंकि नेवी बहुत मजबूत थी इनकी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी इन्हें कब्जा जमाने में। और धर्म, विरासत, संस्कृति के बारे में भावुक थे, ये भी सही है आपका। अच्छा, लिखा चौल राजवंश दक्षिण भारत का एक तमिल लिखा है थैलिसोमेक्रेसी। थैलिसोमेक्रेसी बोला जाता है जिनकी, बोल सकते हैं, नौसेना शक्ति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है ना, जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। क्योंकि आप चौलों के बारे में प्राचीन भारत में भी पढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ आप मध्यकालीन भारत में भी पढ़ते हैं। काफ़ी लंबा है, लगभग 2000 साल का इनका इतिहास है। चौल का सबसे पुराना ज्ञान दिनांक जो बोल सकते हैं संदर्भ मौर्य साम्राज्य अशोक वृत्त शिलालेख में आता है, जिसमें उसे केरल पुत्र सत्यपुत्र कहा गया। शिलालेख जो 13 है, वहीं तक उसका शासन नहीं जाता था। लास्ट का जो छोड़ था, तो वहीं पे चोल शासन करते थे। जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। राजा चौल की अगर बात करें,
तो उसका उत्तराधिकारी आप जानते हैं राजेंद्र चोल था। उसके बाद वीर राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग, ये सारे शासक हुए। अच्छा, गंगा के लिए नया अभियान, ये बता दिया मैंने आपको। समुद्री शक्ति बहुत तगड़ी थी इनकी। चौल कला और विचार दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया था, तो ये बता चुका हूँ। बृहदेश्वर मंदिर में बता चुका हूँ, राजराज चौल ने बनवाया था। ये आपका बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। अच्छा देखना, नागर शैली में जो बोल सकते हो उत्तर भारतीय शैली होती है, इस चीज़ को आप जानते शिखर कहा जाता है। और वहीं अगर द्रविड़ शैली में बात की जाए तो द्रविड़ शैली में इसे विमान कहा जाता है। अच्छा, संगम साहित्य में संगम को विभिन्न सरदारों को के रूप में मानते थे। तो ये होते थे आपके अय, एंडिरन और परी, तीनों होते थे आपके। तो ये होते थे सरदार संगम साहित्य के। लिखा हुआ है संगम युग और साहित्य जो था 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, तो तमिलकम तिरुपति पहाड़ी और प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण सिरे के बीच की भूमि थी। और ज़्यादातर जितनी भी आपकी संगम हुई वो सारी कहाँ हुई है? मदुरै में, मदुरै में हुई पहली और तीसरी। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो एक चीज़ थी कि इन्हें संरक्षण कौन देता था? पांड्या, पांड्य शासक देते थे। तो लिखा संगम युग के दौरान 3 प्रारंभिक राज्य चौल, पांड्य और चेर यहाँ मौजूद थे। ये लोग ज़्यादातर इन क्षेत्रों में चावल उगाते थे। ठीक है भाई, दक्षिण भारत में चावल उगाया जाता था। संगम युग दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास में उस अवधि को संदर्भित करता है जब तमिल में बड़ी संख्या में कविताओं की रचना होती थी। इस अवधि में तमिलकम को उनके आर्थिक संसाधनों के आधार पर 5 टिनिश या इको जोन में बांटा जाता था। ये 5 टिनिश कौन से होते? क्षेत्र, मतलब एक होता था कुरुंजी जो पहाड़ी क्षेत्र होता था, पलाई होता था शुष्क क्षेत्र, मुलय होता था देहाती क्षेत्र, मरुदम होता था आर्द्र भूमि और निताल होता था समुद्री तट। संगम युग के चौल राजा करिकाल थे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस शासक है। कावेरी नदी पर इन्होंने बांध बनाया था जिसका नाम था कल्लानाई डैम। ये सबसे पुराना डैम है भारत का, ये लिख लेना आप, कल्लानाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। पेपर में पूछा गया था, ये देश का सबसे पुराना बांध कहलाता है। यद्यपि वर्ण की अवधारणा ज्ञात थी, प्रारंभिक संगम काल में सामाजिक वर्गों में तीव्र जाति भेद नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा भेद नहीं माना जाता था। संगम कविताएं ब्राह्मणवादी बलिदानों के द्वारा शाही प्रतिष्ठा और वैधता के लिए आधारों के उद्भव को दर्शाती थी। मृतकों के लिए प्रदान करने के लिए महापाषाण, एक चीज़ याद रखना, दक्षिण भारत में महापाषाण काल तो लगभग 7-8 हज़ार साल तक टिका रहा। महापाषाण होता है कि भाई बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था दाह संस्कार के लिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, आगे होगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है संगम साहित्य मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष था और उनके मतलब सेक्युलर था। ये आप याद रखना, तभी तो बोल रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था। उनके विविध विषय लेखकत्व के कारण संगम कविताएं तमिलकम का एक समृद्ध विविध इतिहास प्रस्तुत करती हैं। संगम कविताएं ब्राह्मणवादी बलिदानों के द्वारा शाही प्रतिष्ठा और वैधता के आधारों के उद्भव को दर्शाती हैं। अच्छा, संगम शब्द तमिल कवियों की एक सभा, एक साथ बैठक, ये पेपर में पूछा गया था संगम क्या थी, तो तमिल कवियाँ जब तमिल कवि एक साथ बैठते थे उनकी एक सभा को कहा जाता था। आगे लिखा संगम कोश में क्या क्या शामिल था, तो एक होता था एटुटुकाई जो 8 संग्रह होते थे कविताओं के, पट्टू पाटू ये आपके सॉन्ग होते थे, और पट्टस होता था आपका गीत। संगम ग्रंथ भी अनुख नामक पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास दर्शाते थे। अगतिया जो ऋषि अगथियार द्वारा लिखित तमिल व्याकरण पर पहली किताब थी तौलकापियम, तौलकापियार, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख देना। एक किताब थी तौलकापियार, ये पहला बोला जाता है तौलकापियार। ये दूसरी जो संगम थी उससे निकल के आया एकमात्र ग्रंथ था जो बचा हुआ था। संगम साहित्य में कवि सरदारों या राजाओं को अय, एंडिरन या परी कहा जाता था। आगे लिखा हुआ महापाषाण काल, तो लिखा हुआ है मेगालिथिक लोगों के बारे में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मृतकों के कंकालों को लाल मिट्टी के बर्तनों के कलशों में दफनाया था, बिल्कुल सही है। महापाषाण काल के लोग धान की खेती से अनजान थे, अनजान नहीं थे, करते थे। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि महापाषाण मतलब दक्षिण भारत में उस टाइम पे धान की खेती की जाती थी। जैसे मैंने बताया था कि जब उत्तर भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चल रही थी, तब साथ ही साथ साउथ की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे मेगालिथिक एज चल रही थी, मतलब महापाषाण काल चल रहा था। तो लिखा महापाषाण प्रायद्वीप के सभी ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता था, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत जो ये वाला है, तो ये सही हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। पढ़ लेते हैं, देखो ये है आपके महापाषाण जहाँ पर आपके समाधान किए जाते थे, दफनाए जाते थे लोग। तो लिखा हुआ है महापाषाण कालीन लोगों की कब्रों में मेगालिथ कहा जाता है क्योंकि वह पत्थर के बड़े टुकड़ों से घिरी हुई रहती थी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उन्होंने मृतकों के कंकालों को लाल मिट्टी के बर्तनों में बने कलशों में
गढ़ों में दफन कर दिया था, इन गड्ढों में दफन कर दिया था। कई मामलों में ये कलश पत्थर के घेरे से घिरे नहीं होते थे, जैसे यहाँ पे घिरा हुआ है, सीधे दफना दिया जाता था जैसे यहाँ पर है। कब्र के सामान ज़्यादा नहीं थे। कलश दफनाने की प्रथा कृष्ण गोदावरी घाटी में प्रचलित पत्थर के घेरे से घेरे शिष्ट दफन या गड्ढे में दफनाने की प्रथा अलग थी। अच्छा, महापाषाण लोग धान और रागी दोनों क्या करते थे, खेती करते थे। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली खेती योग्य भूमि का क्षेत्र बहुत सीमित था। आमतौर पर वे घने जंगल के बोल सकते वहाँ पर या मैदानी या निचली भूमि पर नहीं बसते थे। महापाषाण की अगर बात करें तो प्रायद्वीप के सभी ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेर वंश का शाही चिन्ह क्या था? चेरों का था आपका धनुष और बाण। बाघ जो था वो चौलों का था। और एक था आपका मछली। मछली देखने को मिलता है आपका किन का? तो ये था पांड्य शासकों का। आई थिंक कदम्बों का था सिंह। ठीक है, हाँ। लिखा हुआ है, चेरों का प्रतीक धनुष बाण था। पहली शताब्दी ईस्वी के पुगलूर शिलालेख में 4 शासकों की 3 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। रोमवासी लिखना था, उसने रोमियो लिख दिया, तो रोमवासियों के साथ व्यापार करने के चेरों का महत्व था। मतलब ये मोती वगैरह का क्या करते थे, निर्यात करते थे। उसके अलावा कई सारी चीज़ें थी। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें शुरुआती दौर पे, नहीं बाद मध्यकालीन दौर पे, तो 755 से 975 ईस्वी तक था। इनका गोल्डन ईगल था आपका राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूटों का क्या था, शाही प्रतीक था। पर मैंने बता दिया कि ये बाद में देखने को मिलता है गोल्डन ईगल। शुरुआत में तो क्या रहता है, बाघ। दंतेदुर्ग बोल सकते हैं संस्थापक है मध्यकालीन जो चौल वंश है उसके। अमोघ वर्ष प्रथम इस वंश के सबसे महान शासक रहते हैं। कदम वंश की अगर बात करें, जैसे कदम वंश की बात करें तो ये 345 से 550 ईस्वी के आसपास है। तो शेर था इनका शाही प्रतीक और संस्थापक थे मयूर शर्मा। काकुष्ट वर्मा जो थे सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं कदम वंश के। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते। चौल वंश तो इनका शाही प्रतीक था। अच्छा, मैंने राष्ट्रकूट, हाँ राष्ट्रकूटों का, ठीक है, सॉरी राष्ट्रकूटों का सही है। राष्ट्रकूटों का गोल्डन ईगल ही है। मैं थोड़ा चोल में कंफ्यूज हो गया। चोल जो थे उनका था बाघ। हाँ ठीक है। और विजयालय कौन थे, चौल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये आपका देखो, चेर डायनेस्टी का धनुष बाण, चौल डायनेस्टी का बाघ, पांड्यों का क्या था आपका मछली देखने को मिलता था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन भारत की मेगालिथिक संस्कृति से जुड़े हैं? तो लोहे के उपकरण और औजार बिल्कुल सही है, उस समय इस्तेमाल होते थे। घोड़े हैं। जॉर्वे संस्कृति, जॉर्वे संस्कृति का संबंध अगर देखेंगे ना, जॉर्वे संस्कृति का संबंध आपको मिलता है ताम्रपाषाण काल से। सर्गोफैगी, सर्गोफैगी इस्तेमाल नहीं होता था। डॉल्मेन से स्टार्ट होता आपका इस्तेमाल होता था। ठीक है ना। तो जहाँ तक इसका आंसर मुझे लग रहा है डी तो होगा, बी भी होगा, ए भी होगा। तो ए, बी, डी, डी भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जॉर्वेवियर है तो इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर होगा ए, बी, डी, ए। हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि जॉर्वे संस्कृति का संबंध है, जॉर्वे आपका ये क्षेत्र जो आता था, ये आता था आपका गुजरात, ये लगभग राजस्थान गुजरात की तरफ आता था। तो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित था। तो लिखा हुआ लैटिन शब्द में व्युत्पन्न मैगलिथ, जिसका अर्थ होता है बड़े पत्थर व स्मारक है, जो पुरातात्विक विदों को महापाषाण संस्कृति की तस्वीर के रूप में देते हैं, जो नवपाषाण युग से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चली थी। भारत में मैगलिथ 3000 ईसा पूर्व से पहले के हाल के निष्कर्षों के अनुसार दक्षिण भारत में 5000 ईसा पूर्व के में लगभग ये देखने को मिलते हैं दोबारा, क्योंकि समाधान प्रक्रिया के दौरान इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े पत्थरों का। भारत में सबसे पुराने मैगलिथ देश के पश्चिम भाग में देखने को मिलते हैं, वर्तमान अफगानिस्तान में, लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास। लोहे के औजार, तो लिखा हुआ मैगलिथ संस्कृति में लोहे के कई प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में धातु के उपकरण जैसे बर्तन, हथियार, बड़े गिरी उपकरण रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापक उपयोग का संकेत देते हैं। इसके अलावा महापाषाण स्मारकों से विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण खोजे गए। एक तलवार, भाला, चाकू, हुक, दीपक, नाखून और इतने पर शामिल है। घोड़े देखें तो महापाषाण संस्कृति में विभिन्न जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। घोड़े के प्रमाण मिले। महापाषाण के लोग मवेशी, बकरी, भेड़, कुत्ते, सुअर, घोड़े पालतू इन्हें बनाया जाता था। डॉल्मेंस की अगर बात करें तो एक बंजर भूमि होती थी और यहाँ पर क्या होते थे, इसलिए वह कृषि गतिविधि से क्षतिपूर्ण नहीं हो सकते थे। अक्सर उनकी बस्ती के ऊपर एक ऊंचाई पर और मयूर इसके लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करते। डॉल्मेंस के आधुनिक पतन नष्ट हो चुके हैं, जो पुरातना के लिए सम्मानजनक सम्मान देते थे। बिना दफन माल का भंडार, लेकिन केवल टूटी हुई बियर की बोतलें, चिप्स के पैकेट आदि इसमें आते थे। अभी दिखा दूंगा डॉल्मेंस होता क्या। ये होते थे आपके डॉल्मेंस। ठीक है ना, इस तरीके का आपका बना दिया जाता है, एक फ्रेम बना दिया जाता पत्थरों का।
अच्छा, सरफेगी की अगर बात करें तो टेराकोटा से बनता था, मतलब मिट्टी से बनने वाला पैर वाला ताबूत था। गड्ढे के दफन के सामान, कंकाल के अवशेष, प्राथमिक अवशेष कब्र के अवशेषों में ये पाए जाते हैं। जौरवे संस्कृति अलग है। जौरवे संस्कृति का संबंध किससे? ताम्रपाषाण काल से। इसमें क्या होता था, देखो लिखा हुआ है, ये लाल रंग में रंगा गया था। इसमें एक मैट सतह थी जिसमें एक धोने के साथ इलाज भी किया जाता था। जौरवे नाम से पड़ा, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात के नीचे, सॉरी ये महाराष्ट्र की तरफ है जौरवे। अच्छा, यहाँ पर है आपका देखने को लिए ताम्रपाषाण काल से संबंधित क्या है, क्षेत्र है, और इन्हीं के नाम पे संस्कृतियाँ देखने, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति राजस्थान में, आहार संस्कृति गणेश्वर, जोधपुर संस्कृति, ये सारी आपकी ताम्रपाषाण कालिक है। पांड्य साम्राज्य अंततः साम्राज्य में समाहित हो गया था। लास्ट में मिल जाता है भाई, दिल्ली के जो सुल्तान रहते हैं उसे क्या कर देते हैं, कब्जा लेते हैं अंतिम रूप से, अंततः बोल रहा लास्ट में। तो लिखा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पांड्यों ने दक्षिण त्रावणकोर के कुछ हिस्सों के साथ, त्रावणकोर बोला जाता है थोड़ा केरल वाला क्षेत्र को, वहाँ पे त्रावणकोर रियासत थी, के साथ मदुरै और तिनन वैली जिलों पर कब्जा कर लिया था। राजधानी मदुरै थी जो वैगई नदी के किनारे, कई बार पूछा जाता है आपका। यहीं पर आपके जो गांधी जी हाफ नेकेड हुए थे, ऊपर से कपड़ा शरीर त्याग कर दिया, मतलब कपड़ा त्याग कर दिया था। अपने इतिहास के दौरान पांड्य बार बार पल्लवों, चौल, होयसलों और अंत में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष में थे। 14वीं शताब्दी ईस्वी में मदुरै सल्तनत की स्थापना के बाद पांड्य साम्राज्य अंततः विलुप्त हो गया, दिल्ली साम्राज्य के सुल्तान में समा गया। पांड्य साम्राज्य अंततः दिल्ली साम्राज्य, बता दिया। पांड्यों के ध्वज में एक मछली, एक जुड़वा मछली शामिल होती थी। पांड्य साम्राज्य को उल्लेख सबसे पहले मैगस्थनीज करते हैं, जहाँ पर वो पांड्यों को बताते हैं कि मोतियों का राज्य है, उसके लिए फेमस है। सबसे महान जो ज्ञात पांड्य शासक, उनका नाम था मुदुकुडुमी, और सबसे महान शासक थे नैदुन जैनियल, ये आपने याद रखना है पांड्य शासकों में। अच्छा, पत्तिनी, ये पट्टिनी नहीं, पत्तिनी भी लिख सकते हो, पत्तिनी। पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो ये याद रखना, ये थे आपके लाल चेर, जिन्हें बोला जाता है सैनगुप्त वन। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पत्नी पंथ में एक आदर्श पत्नी के रूप में कनंगी की पूजा शामिल है। देवी पत्नी एक महिला देवता है और बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं में भी पूजी जाती है। श्रीलंका और तमिलनाडु में देवी पट्टिनी पंथ की उत्पत्ति 2वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, और इसे चेर वंश के शासक चेरन सैनगुप्त वन ने पेश किया था। चेरों की अगर बात करें तो राजधानी वंजी थी, मुख्य बंदरगाह थे मुजरी और टोंडी, और सबसे महान शासक था सैनगुप्त वन, मतलब लाल चेर। अगर बात करें पांड्यों की तो मैं बता चुका हूँ, सबसे महान शासक था नैदुन जैलियन। और इलंगो अडिगल की बात करें तो एक चे राजकुमार थे, एक जैन भिक्षु भी थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी या काव्य लिखा था, शिल्पाधिकारम। पांड्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले मैगस्थनीज ने किया था, बिल्कुल, मोतियों का देश अभी बताया था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक थे, बिल्कुल सही है। महिलाओं का भी शासन वहाँ पे देखने को मिलता है। इनकी राजधानी अरिकमेडु नहीं थी, मदुरई थी, मदुरई थी, तो ये गलत हो जाता है। इस ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दी में पांड्य राजाओं ने वैदिक यज्ञ किए थे, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो लिखा हुआ है, पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले मैगस्थनीज ने किया था, जो कहते हैं कि उनका राज्य मोतियों के लिए जाना जाता है। वह इसके एक महिला द्वारा शासक होने की बात भी करते हैं, जो पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव का सुझाव भी देते हैं। पांड्य क्षेत्र के भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया था, और इसमें मोटे तौर पर तमिलनाडु के तिरुवनवेली, रामानंद और मदुरै के आधुनिक जिले आते थे, तो वो गलत हो जाता है। ब्राह्मणों के काफ़ी प्रभाव का आनंद लिया इन्होंने, और पांड्य राजाओं ने ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में वैदिक बलिदान भी किए थे। अच्छा, नेक्स्ट आता है, चौल शासन के संदर्भ में उर का अर्थ क्या होता था। तो उर होता था गैर ब्रह्मदेव गांवों के स्थानीय निवासियों की आम सभा होती थी। गैर ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मदेव होता था जो बोल सकते थे कि जो पुरोहित होते थे, उन्हें ये दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। पढ़ लेते इसके बारे में। लिखा हुआ है, स्थानीय स्वशासन चौल के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उत्तरामेरूर अभिलेखों में ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। उरनट्टम शहर का एक रिहायशी इलाका होता था, और गैर ब्रह्मदेव गांवों के स्थानीय निवासियों की एक आम सभा होती थी, और सभा ब्राह्मण गांव थे, अग्रहारा स्वायत्तता के साथ किराया मुक्त गांव जो होते थे, में वयस्क पुरुषों की एक सभा थी। चौल वंश की बात करें, तंजौर के शाही चौल के रूप में जाने जाते हैं। संस्थापक कौन है? विजयालय है, जो पहले पल्लवों के कहते हैं सामंत थे। सबसे महान शासक राजराज चौल और राजेंद्र प्रथम है। अग्रहट्टा फारसी पहिए के उपयोग ने टैंकों, नहरों, कुआं और जलमार्गों से पहले से स्थापित सुचारू सिंचाई नेटवर्क को भी सुगम बनाया था इस टाइम पे।
स्थानीय सुशासन चौलों के शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उत्तरामेरू अभिलेखों में ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। उरनट्टम शहर का एक रिहायशी हिस्सा था। उर गांव की आम सभा थी और सभा ब्राह्मण गांव में वयस्क पुरुषों की सभा थी। ठीक है, उर गांव की आम सभा और ब्राह्मण गांव में वयस्क पुरुषों की एक सभा थी। अग्रहारा स्वायत्ता के लिए 7 किराया मुक्त होता था। चौल साम्राज्य के लिए आय का मुख्य स्रोत होता भू राजस्व, जो 1/6 होता था उपज का। ये पढ़ने पेपर में आता है। तो जैसे ये तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वेलन वल्ली बोलते हैं गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि, जो गैर ब्राह्मण होते थे उनकी भूमि। साल भोग बोला जाता है स्कूल के रख रखाव के लिए आवंटित भूमि। ब्रह्मदेव होता था ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि। ये पेपर में पूछा गया था मिलान करने के लिए, तो आप याद करना, वेलन हो गई गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि, उनकी भूमि होती है। साल भोग स्कूल के लिए, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को। अच्छा, तिरुनाम टुकन्नी या देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पलित छद्दनम होती थी, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।